हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं जो कि आपको हेल्प करेगा आपके लिए हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों, आपको एक चीज मैं जानना चाहता हूं सबसे पहले कि आप लोगों का जो इसके पहले का पेपर था यानी साइंस 2 का जो पेपर था दोस्तों, कैसा गया जरूर से मुझे कमेंट बताना। उम्मीद करता हूं कि आपने आज बहुत अच्छी तरीके से साइंस 2 का पेपर लिखा होगा और बहुत ही सुंदर तरीके से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और मैंने ये नोटिस किया कि हमने दिए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस साइंस 2 के पेपर में आए थे, तो मुझे काफी अच्छा लगा देख के। काफी स्टूडेंट्स ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो फॉर दैट थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। हमारे दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप पढ़ोगे डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। लेकिन आपका भी स्टडी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप बहुत अच्छी तरह करते रहो। और आपको बता दूं, अगला पेपर आपके लिए क्या है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है। लर्निंग वीडियो ऑलरेडी मैंने दे दिया है, लर्निंग स्ट्रैटेजी वाला वीडियो। एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी मैंने अप्लाई किया है जिसके थ्रू आप जो है ना स्टडी कर सकते हो और ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जैसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में भी अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो। तो क्या है वो लर्निंग स्ट्रैटेजी? ये वीडियो के जस्ट थोड़ी देर पहले हमारे चैनल पे एक वीडियो मैंने डाला है जिसका नाम है लर्निंग स्ट्रैटेजी फॉर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, जाके देख लो। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तो पहले ही क्वेश्चंस हम बना चुके हैं। टेलीग्राम पे हमने अभी रिसेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ डाला हुआ है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपको एक चीज बता दूं, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों के ही एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आपको बस ये काम करना है कि एमसीक्यूज को सर्च करना है। जैसे कि यूट्यूब पे जाओगे, सीधा टाइप करो एमसीक्यूज ऑफ 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको हमारे वीडियो देखने मिल जाएंगे। वैसे ही पॉलिटिकल साइंस का ढूंढ सकते हो। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और आपको एक चीज बता दूं, जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो उसका रेगुलर लेक्चर वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, जो भी लेक्चर्स पढ़ना चाहते हो, अच्छे से आपको मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द चैप्टर्स, ऑल द वीडियोस आर अवेलेबल इन आवर प्लेलिस्ट सेक्शन, ऑल्सो इन सर्च बार ऑल्सो। सर्च करके तो भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा था, यहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अभी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं पीडीएफ के फॉर्म में, जाके टेलीग्राम पे पीडीएफ ले लो और अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, चलो आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि हमारा कंसेप्ट चार्ट होता है। जैसे कि आप जानते हो, कंसेप्ट मैप पूछता है आपको। ठीक है, कंसेप्ट मैप एंड टेबल। तो बहुत सारे चार्ट्स दिए होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट मैप आपको दिए होते हैं और टेबल्स आपको दिए होते हैं। उसमें आपको आंसर फिलअप करना होता है और ये जनरली 4 मार्क्स तक के एग्जाम में पूछता है। तो यहां से आप बहुत अच्छी तरीके से 4 मार्क्स आपके सिक्योर कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो के थ्रू लेकर आए हैं। तो ये वीडियो को एंड तक देख लो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहां पे लिख रहा है दैट इज कंप्लीट द कंसेप्ट मैप, यानी कंसेप्ट मैप को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन क्या दिया है, वेरियस डिसिप्लिन्स यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में अगर हम बात करें तो कौन कौन से डिसिप्लिन है, तो सबसे पहले अगर मैं डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन। ठीक है, आर्कियोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो हमारा खुदाई वगैरह होता है, तो आर्कियोलॉजी ये हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए बहुत जरूरी। कोई भी हिस्टोरिकल रिसर्च अगर आपको करना है तो आर्कियोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद लिंग्विस्टिक, यानी कि कौन सा लैंग्वेज है उसके हिसाब से लिंग्विस्टिक्स हो गया, ये भी आपका एक हिस्टोरिकल रिसर्च का हिस्सा है। उसके बाद अगर बात करें दैट इज जीनोलॉजी। ठीक है, जीनोलॉजी की बात हो गई जो कि हिस्टोरिकल रिसर्च में शामिल हो जाता है। एंड उसके बाद है एपिग्राफी। तो ये 4 चीज आपको बहुत अच्छी से लर्न कर लेना है। अगर ये कंसेप्ट मैप आपको एग्जाम में पूछता है, वेरियस डिसिप्लिन इन यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च, तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो। तो चारों इसका आंसर है, ये मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट मैप है, सबके आंसर यहाँ पे लिख के भी दे रहा हूं। आप बस अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लो और इसको नोट डाउन कर लो। अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, नोट डाउन होते जाएगा अपने आप, और इसको अच्छे से पढ़ाई करते रहना। स्पेलिंग्स पे ध्यान देना, कभी कभी हो सकता है मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाए, लेकिन आप लोग प्रॉपर तरीके से स्पेलिंग पे ध्यान देना, आपको मार्क्स जो है मिल जाएंगे। ठीक है, अगले पे जाते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट द कंसेप्ट मैप। आपको दिख पा रहा होगा दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप। ये भी क्या बोला इसमें, नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप, यानी यूरोप में कौन कौन से नोटेबल स्कॉलर हैं। हमने हिस्टोरियोग्राफी जब ये चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, आपको याद होगा कि देयर वेयर सो मेनी स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस, जिसमें यूरोप में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो कौन कौन थे नोटेबल स्कॉलर में अगर मैं गिनती किया जाए तो सबसे पहले नाम वोल्टायर का आ जाता है। ये भाई साहब मतलब इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना जो नाम है कमा लिया यूरोपियन कंट्रीज के लिए, और खासकर जब इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो वोल्टायर हो गए। फिर रीनी डस्कार्टे है। ठीक है, रीनी डस्कार्टे, ये भी बहुत ही फेमस नोटेबल स्कॉलर है, इनका नाम भी याद रख लेना। उसके अलावा बात करें, एक तो यार सबके फेवरेट है और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कार्ल मार्क्स। ये भाई साहब कार्ल मार्क्स खुद भी हिस्टोरियन रहे, नोटेबल स्कॉलर रहे, बहुत महान व्यक्ति, इसके लिए इंडियन हिस्ट्री में इनका नाम बहुत अच्छा है। और उसकी बात करें माइकल फोकॉल्ट। ठीक है, ये सभी
महान व्यक्तियों के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से हमारे लेक्चर्स वीडियो में पढ़ाया हुआ है। आप हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस जाके देख लो, हमने जो कंप्लीट किया हुआ है ऑलरेडी। तो माइकल फौकॉल्ट, तो ये 4 जो है व्यक्ति नोटेबल स्कॉलर, वैसे इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये 4 आपको नाम याद रखने हैं। अगर ये कंसेप्ट मैप आपको दिखाई देगा एग्जाम में तो डेफिनेटली यू विल आंसर एंड 2 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट मैप की तरफ। अब यहां पे आया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये क्वेश्चन भी जनरली 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। 3 से 4 आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होता, आपको टेबल कंप्लीट करना होता है। जहां पे आपको ब्लैंक दिख रहा है, जैसे यहां पे आपको देखो ब्लैंक दिख रहा है, तो यहां पे आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको यहां पे दिख रहा है बुक्स और उसका राइटर, यानी कि आपको इसमें क्या लिखना है, जो बुक्स लिखा हुआ है उसका राइटर लिखना है, या फिर जो राइटर का नाम लिखा है उसका कौन सा बुक है वो लिखना है। तो सबसे पहले है द हिस्टोरीज। तो द हिस्टोरीज की बात करें, ये बुक लिखा गया था हीरोडोटस द्वारा। ठीक है, हीरोडोटस, ये नाम आप याद रख लो दोस्तों, कि जब भी द हिस्टोरीज की बात आएगी, द हिस्टोरीज बुक लिखा था हीरोडोटस द्वारा, ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद है रीनी डेस्कार्टे। तो रीनी डेस्कार्टे जो है वो राइटर थे, एक नोटेबल स्कॉलर भी थे। तो उन्होंने कौन सा बुक लिखा था, यहां पे फिलअप करना है, यहां पे जगह खाली है। तो रीनी डेस्कार्टे ने जो लिखा था वो लिखा था डिस्कोर्स ऑन द मेथड। क्या लिखा था, डिस्कोर्स ऑन द मेथड, याद ये चीज ध्यान में रखना, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। ये जब भी नाम जिक्र आया तो रीनी डेस्कार्टे का नाम आना चाहिए। तो रीनी डेस्कार्टे ने लिखा था ये बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड। उसके बाद देखो नेक्स्ट है दास कैपिटल। तो दास कैपिटल जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसके जो राइटर थे वो कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, दास कैपिटल, ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में भी पूछता है नॉर्मली, या फिर 1 सेंटेंस में, या फिर कोई भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपको याद रख लेना है। दास कैपिटल, जब भी नाम याद आ गया कार्ल मार्क्स का नाम याद आ जाना चाहिए। क्लियर है। अगला देखो यहाँ पे माइकल फौकॉल्ट दिया हुआ है। तो माइकल फौकॉल्ट जो भी राइटर थे उन्होंने कौन सा बुक लिखा था, तो इन्होंने जो बुक लिखा था दोस्तों माइकल फौकॉल्ट ने, वो लिखा था इन्होंने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ठीक है, क्या लिखा था, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। याद रखो क्या लिखा था, आर्कियोलॉजी। स्पेलिंग चेक कर लेना, मैं प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूं, वैसे आप लोगों का नोट्स बन जाएगा, मतलब स्क्रीनशॉट लेते जाना, आप लोग का पूरा कंटेंट रेडी हो जाएगा। ठीक है ना। तो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये जो बुक है ना, ये माइकल फौकॉल्ट ने लिखा था। बहुत सुंदर बुक, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा। तो नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे अगला एक और मैं लेकर आ गया हूं, यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल चार्ट। यहाँ पे अलग अलग पर्सनालिटीज के बारे में और उनके स्पेशल फीचर्स के बारे में चीजें दी हुई है। तो सबसे पहले वोल्टायर। तो वोल्टायर का स्पेशल फीचर क्या है, तो वोल्टायर जो थे ना वो फाउंडर थे, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के क्या थे, वो फाउंडर थे। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो दैट इज वोल्टायर इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। कैसे लिखेंगे हम लोग, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है। पूरा पूरा लिखा रहा हूं मैं, इसको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना यार। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी क्या थे, वो फाउंडर थे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, जो कि थे हमारे अगले महान व्यक्ति। ठीक है ना, ये फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म की अगर मैं बात करूं तो इसको किसने बताया था, कौन सी महान पर्सनालिटी थे, तो वो थे साइमन डी बीवियर। ठीक है ना, साइमन डी बीवियर। तो साइमन डी बीवियर जो थे उन्होंने फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म बताया था। फिर माइकल फौकॉल्ट की अगर मैं बात करूं, इन्होंने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज बताया था। क्या बताया था, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ठीक है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज इन्होंने बताया था। उसके बाद क्लास थियरी किसने बताया था, क्लास थियरी बताया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है वो कार्ल थियरी जो है बताया गया था। याद रहेगा। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि इतने सारे टेबल है, अगर आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देख रहे हो तो इतने सारे टेबल है, आपको प्रॉपर तरीके से सब चीज जो है वो मिल जाएगी, कोई चिंता और परेशानी की बात नहीं है। अगला टेबल यहाँ पे चलते हैं हम लोग, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। जेम्स मिल क्या बोला था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वैसे ही ग्रैंड डफ का क्या है, ग्रैंड डफ की अगर मैं बात करूं, ये क्या है, हिस्ट्री ऑफ मराठा। क्या है, हिस्ट्री ऑफ मराठा। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मराठा। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा गया था दोस्तों माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। ठीक है, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन के द्वारा जो है वो लिखा गया था। उसके बाद एस ए डांगे। तो एस ए डांगे ने क्या लिखा था यहां पे, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ठीक है, इन्होंने लिखा था प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। ठीक है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। और उसके बाद ये लिखा है हु वेयर द शूद्रास। शूद्रास नॉर्मली कौन थे, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। बाबा साहेब अंबेडकर। ठीक है ना,
महान व्यक्ति हमारे, जिन्होंने हमारे संविधान भी लिखा गया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये चार्ट डेफिनेटली आप फुलफिल कर सकते हो, बस आपको याद करना है और कुछ नहीं। हम आपको आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसको आपको लर्न करना है। जितना बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं, लेकिन इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद करना है। अगला टेबल यहाँ पे आप देखोगे, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल चार्ट, जो कि बोला है फेमिनिस्ट हिस्टोरियन और उनके राइटिंग्स। तो ताराबाई शिंदे जो थी, ठीक है ना, ताराबाई शिंदे, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है। यहां पे क्या लिखा था उन्होंने? स्त्री पुरुष, ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हाई कास्ट हिंदू विमेन, ठीक है ना, तो यहां पे पंडित रमाबाई जो थी ना, इन्होंने हाई कास्ट हिंदू वुमेन के बारे में लिखा था। पंडित रामाबाई, ठीक है, पंडित रामाबाई, ओके, ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद मीरा कोसांबी, तो मीरा कोसांबी ने एक्चुअली लिखा था क्रॉसिंग थ्रेशहोल्ड, ठीक है, क्या लिखा था? क्रॉसिंग थ्रेशहोल्ड्स, ठीक है, ये लिखा था इन्होंने। एंड लास्ट में राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन टेस्टिमोनीज, ये किन्होंने लिखा था? ये डॉक्टर शर्मिला रीजी ने लिखा था, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट यहां पे आप देख सकते हो कंसेप्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप। यहां पे भी एक और कंसेप्ट मैप है जिसमें आपको फिलअप करने बोला हुआ है। तो यहां पे आप नजर देख पा रहे होंगे, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर्स ऑफ इंडिया। तो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर थे इंडिया के? तो उसके हिसाब से बात करें तो सबसे पहले विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, ठीक है, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर जो एक व्यक्ति थे, ठीक है, वो हिस्टोरियोग्राफर थे हमारे इंडिया के, चिपलुनकर, ठीक है, चिपलुनकर करके विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, ये हो गया। सेकंड व्यक्ति राजेंद्र लाल मिश्रा, ये आप नाम याद रख सकते हो, ठीक है, इंडिया के राजेंद्र लाल, ठीक है, राजेंद्र लाल मिश्रा। और कौन व्यक्ति थे उसके अलावा? वी के राजवाड़े, ठीक है, वी के राजवाड़े, ठीक है ना, ये भी एक हमारे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर थे इंडिया के। उसके अलावा जो थे वो थे राधा कुमुद मुखर्जी, ठीक है, राधा कुमुद मुखर्जी। तो ये चार नाम आपको याद रखने की, अगर आपको कभी भी अगर आपको नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर ऑफ इंडिया पूछता है तो आप ये जो नाम है बिल्कुल याद रखिएगा, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, वी के रजवाड़े और राधा कुमुद मुखर्जी। ये चारों नाम, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, उसको याद रख सकते हो। अगला यहाँ पे आप देखोगे कंसेप्ट मैप फिलअप करने के लिए बताया गया, जो कि है कल्चरल हेरिटेज साइट। आप जानते हैं दो टाइप के कल्चरल हेरिटेज होते हैं, टेंजिबल होता है, इनटेंजिबल होता है। तो टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जो मटेरियलिस्टिक चीजें होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे एंशिएंट बिल्डिंग हो गया, पुरानी कोई बिल्डिंग हो गई, एंशिएंट बिल्डिंग हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा स्कल्पचर, जितने भी स्कल्पचर होते हैं दोस्तों, ये क्या होता है? ये हमारा टेंजिबल सोर्स होता है। स्कल्पचर के अलावा जो आपके जो मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं, ठीक है ना, मैन्युस्क्रिप्ट लिखा हुआ चीजें हो गई ना, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, ये भी टेंजिबल सोर्स में आ जाता है, ठीक है ना। फिर पेंटिंग्स हो जाता है, ये सभी चीजें दोस्तों क्या होती है? टेंजिबल होती है, यानी कि ये एक मटेरियल तरीके से है। और इनटेंजिबल मतलब क्या होता है? जो नॉर्मली ओरल होती है, ठीक है ना, ओरल सोर्स होती है। लैंग्वेजेस, ठीक है ना, ओरल हो गया, लैंग्वेजेस जितने भी होते हैं ये सभी आ गया। फिर उसमें अगर हम बात करें सोशल, ठीक है ना, सोशल यहाँ पे कस्टम्स आ गए, जितने भी परंपरा होते हैं सोशल कस्टम्स होते हैं। उसके अलावा बात करें जो स्टाइल होता है, ठीक है ना, स्टाइल ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है ना, स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ये जितने भी आर्ट्स होते हैं, स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सभी इनटेंजिबल हेरिटेज होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंप्लीट द कंसेप्ट में, वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये कौन कौन से? तो यार बहुत ही फेमस है यार, इसमें तो मतलब बोलने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे रॉक कट केव्स, गुफाएं जो है हमारे इंडिया में बहुत ही फेवरेट और नेचुरल हेरिटेज साइट माना जाती है। रॉक कट केव्स हो गए, यहाँ पे अजंता एलोरा, ये सब एग्जांपल आप लिख सकते हो अगर लिखना है तो। रॉक कट केव्स हो गया। उसके अलावा रेलवे स्टेशन, ठीक है, आप जानते हो ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट है, रेलवे स्टेशन। और ये रेलवे स्टेशन में हम लोग बहुत जो फेमस है हमारे मुंबई में खासकर, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, CST स्टेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये काफी ज्यादा फेमस है। फिर आपका नेचुरल हेरिटेज साइट की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल हेरिटेज में आपका ताजमहल आ जाता है, ठीक है, इसको लिख सकते हो आप, नेचुरल हेरिटेज, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? ताजमहल आ जाएगा, ठीक है, ताजमहल हो गया, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल हेरिटेज के अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट और कौन कौन सा है इंडिया में? तो एक और है बहुत बेहतरीन, जो कि है सेंचुरीज, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह होती है, ऐसे बहुत सारी सेंचुरीज है, ठीक है, जैसे दाजीपुर में एक है, ठीक है ना,
दाजीपुर। तो ये सेंचुरीज आपको नाम जो है याद रखना है। इस प्रकार से कंसेप्ट मैप लिखोगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कंप्लीट द टेबल चार्ट। यहाँ पे आपको दिया है रेडियो और टेलीविजन, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो यहाँ पे रेडियो का अगर मैं बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC, ये जो कंपनी है ना इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ये इसकी पहली कंपनी थी। वही अगर मैं टेलीविजन की थोड़ा बैकग्राउंड की बात करें तो इसका जो उद्घाटन हुआ था ना खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। आपको याद होगा इनॉग्रेशन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हो, इनॉग्रेशन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे लिख देना। ठीक है, फिर इसका कुछ अगर मैं पुराना बैकग्राउंड के हिसाब से बात करूं तो 23 जुलाई 1927, ठीक है 23 जुलाई 1927 इस तारीख को ये जो रेडियो है दोस्तों इसका यहाँ पे फर्स्ट इंग्लिश न्यूज बुलेटिन चलाया गया था। याद रखना, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज बुलेटिन 23 जुलाई 1927 को चलाया गया था। और वही टेलीविजन का जो बैकग्राउंड है और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे तो इसका था 1 मई ऑफ 1972। 1 मई 1972 में जो है ना ये टेलीविजन जो है पहली बार मुंबई में इसका प्रोग्राम को टेलीकास्ट किया था। फंक्शन क्या है, रेडियो हमें न्यूज वगैरह प्रोवाइड करता है। ठीक है, न्यूज हमें मिलते हैं, खासकर कुछ जो पॉलिटिकल स्पीचेस होते हैं ये सब भी हमें इससे पता चलते हैं। और टेलीविजन से क्या मिलता है, हमें एंटरटेनमेंट मिल जाता है। ठीक है ना, एंटरटेनमेंट, ठीक है ना, मनोरंजन मिल जाता है, न्यूज मिल जाता है रेडियो से, टेलीविजन से एंटरटेनमेंट, रिलैक्सेशन, सभी चीजें मिल जाती है। ठीक है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखनी है। स्पेशल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए चलाए जाते हैं। टेलीविजन में से कई सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सब चीजें आप इस बॉक्सेस में लिख सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अगला यहाँ पे बात करेंगे इंडियन टेलीविजन का, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताएं। 1959 में क्या हुआ था, तो इंडियन टेलीविजन के हिसाब से 1959 में इनॉग्रेशन हुआ था दूरदर्शन सेंटर का। ठीक है, याद रखना, दूरदर्शन जो सेंटर है दोस्तों इसका उद्घाटन हुआ था 1959 में, दूरदर्शन सेंटर का। फिर 1972 में क्या हुआ था, मुंबई सेंटर शुरुआत हुई थी। मुंबई के सेंटर में शुरुआत हुई थी। ठीक है, मुंबई सेंटर शुरुआत हुई थी। 1982 की बात करें, यहां पे पहली बार कलर टेलीविजन इंडिया में आया था, कलर टेलीविजन। ठीक है ना, कलर टीवी देखने मिला था 1982 में। और 1991 में क्या हुआ था कि जो प्राइवेट चैनल वाले हैं, जैसे बहुत सारे लोग पहले जो दूरदर्शन वगैरह था तो वो नेशनल चैनल है, मतलब वो गवर्नमेंट का चैनल है। लेकिन बाद में 1991 में कुछ प्राइवेट चैनल और कुछ इंटरनेशनल, ठीक है ना, इंटरनेशनल चैनल को अलाउ मिल गया था, यानी परमिशन मिल गया था कि वो 1991 से टीवी पे दिखा सकते हैं। इस प्रकार से क्लियर है, याद रहेगा। तो यहाँ पे अगला जो कंसेप्ट चार्ट है जो कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, इंडोर गेम्स। तो यार देयर आर सो मेनी इंडोर गेम्स, आप चेस खेल लो, ठीक है ना, आज के जमाने वाला लिख सकते हो। ठीक है ना, चेस हो गया, कैरम खेल लेते हो आप, ठीक है ना, कैरम हो गया, ये अपने मन से भी आप लिख सकते हो और ये स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री का चैप्टर में से आता है। ठीक है ना, कैरम हो गया, ये आप कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडोर गेम्स में और क्या क्या आ जाते हैं, चेस हो गया, कैरम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड्स खेलते हैं लोग, बहुत सारे फेमस कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स के गेम तो आप खेलते होंगे। कार्ड्स हो गया, और एक बहुत फेमस चौका 12 बोलते थे पुराने जमाने में। ठीक है ना, ऐसा वो बॉक्स बनाते थे, आपको याद होगा, इस तरीके से बॉक्स बनाते थे, ऐसा होता था, इसमें चीजें रखते थे, ये सब चीज आपको याद होगा। तो चौका 12, ठीक है, चौका 12 जो है ये होती जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, चौका 12। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो कि अगला जो टाइप का हमारा कंसेप्ट चार्ट जो आपको दिखेगा, जो कि ये टाइप्स ऑफ टूरिज्म, कौन कौन से टाइप के टूरिज्म होते हैं। स्पोर्ट्स टूरिज्म होता है दोस्तों, स्पोर्ट्स के अलावा और कौन सा टूरिज्म होता है, हेल्थ का टूरिज्म होता है। ठीक है, ये याद रख लेना, हेल्थ के अलावा और एग्रो टूरिज्म हो जाता है। ठीक है ना, सब ये जो खेती वगैरह का दिखाते हैं एग्रो टूरिज्म। और कौन सा टूरिज्म होता है, इंटरनेशनल टूरिज्म में स्पोर्ट्स हो गया, हेल्थ हो गया। फिर इसके अलावा आपको हिस्टोरिकल टूरिज्म देखने मिल जाता है। ठीक है ना, हिस्टोरिकल हो गया, ज्योग्राफिकल हो गया, इस प्रकार से कई सारे आप चीजें लिख सकते हो कंसेप्ट चार्ट के अंदर। और टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया जो कि लास्ट है, जो कि हमारा आ जाएगा, कौन कौन से टाइप के एनसाइक्लोपीडिया होते हैं, डिक्शनरीज होते हैं। ठीक है, डिक्शनरीज हो गए, डिक्शनरीज के अलावा लिटरेचर होता है। ठीक है, लिटरेचर। ठीक है, उसके अलावा कॉम्प्रीहेंसिव लिटरेचर। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट और कौन से टाइप के एनसाइक्लोपीडिया होते हैं यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, जो कि इंडेक्सेस होते हैं। ठीक है ना, इंडेक्सेस ये भी आपको देखने मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, तो यही सब था दोस्तों हमारा कंसेप्ट चार्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको हेल्पफुल रहा होगा। जितने भी हम चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, बहुत बेनिफिशियल है और उसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, और ये आपका 2 से 4 मार्क्स कंफर्म देके जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो इतना ही था। आपको कैसा लगा है हमें प्लीज कॉमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हो दोस्तों, अच्छा लगेगा, हमने मेहनत करके वीडियो बनाए तो प्लीज लाइक कर देना। एंड शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव दोस्तों को शेयर कर सकते हो। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
देना, और यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।